हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। अब जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चल रहे हैं उसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर हल 2023-24 पाली जिले का। किस जिले का? पाली जिले का। सबसे खास बात यह है कि इस जो पेपर को मैंने देखा, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दे रखे हैं और वो काफी अच्छे होंगे आपके लिए। तो चलिए इस पेपर को हम करते हैं। पाली जिले का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? देखिए, परिभाषा की बात करें, मैं आपको बता चुका हूं कि परिभाषा हमारे मानव विकास के 3 विद्वानों दी है। तो रेडजल साहब ने दी है, एक उनकी शिष्या सैमपुल ने दी है और एक ब्लास ने दी है, जो फ्रांस के हैं। इन्होंने क्या कहा है? मानव समाज कहा है, मानव समाज और धरातल के मध्य के संबंधों के बारे में बात करी है। इन्होंने मानव समाज की जगह क्रियाशील मानव लिया है। आप समझिएगा, मानव की बात चल रही है यहां पे। और इन्होंने धरातल की जगह क्या लिया है? अस्थिर पृथ्वी ले लिया। अस्थिर पृथ्वी ले लिया। यहां पर ब्लास महोदय क्या कहते हैं? इन्होंने मानव के साथ साथ सभी जीव ले लिए, यानी पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव इन्होंने ये ले लिया। और साथ में इन्होंने ले लिया भौतिक नियम। ठीक है ना? तो परिभाषा को रटना नहीं है, आपको समझना है। यहां पर पूरे मानव की बात हो रही है, यहां पर प्रकृति की बात हो रही है ना? तो यहां पर उत्तर हो गया आपके पास में बोला मानव समाज धरातल के बीच, तो उत्तर हो गया रेडजल, जो जर्मनी के हैं। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन से संगठन प्रकाशित करता है? बार बार प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास से क्वेश्चन आएगा। देखिए, मानव विकास का अगर आप बात करें, आपको पता है कि मानव विकास जो है उसकी अवधारणा प्रस्तुत की डॉक्टर महबूब उल हक साहब ने प्रस्तुत करी है ना? उन्होंने कहा विकल्प में वृद्धि ही मानव विकास है। और इस रिपोर्ट को, उनकी उस अवधारणा की रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको जारी करता है 1990 से, हर साल जारी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको हम यहां से। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? 2 क्वेश्चन बनते हैं। किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज्यादा है? एशिया महाद्वीप। और जी किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो वहां पर आएगा आपका उत्तर अफ्रीका। कौन सा उत्तर आएगा? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? देखिए, पहले बात तो रोपण फसल क्या होती है? रोपण फसल की जाती है यूरोपीय देशों द्वारा की जाती है, साम्राज्यवादी देशों द्वारा की जाती है। कहां की जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। और क्यों की गई थी? क्योंकि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई थी। तो आप इसको परिभाषा में यूं बांधेंगे कि यूरोपीय देशों के द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई कृषि को रोपण कृषि कहते हैं, जिसमें उन्होंने अधिक पूंजी और अधिक तकनीक का निवेश किया। और यहां पर आप बात करेंगे कॉफी, बिल्कुल कॉफी है। कॉफी के बागान को फजेंडा कहते हैं। आपकी गन्ना भी है, रबड़ भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। तो गेहूं इसका उत्तर होगा कि ये रोपण कृषि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, किस देश में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है? देखिए, रेल की बात करें, आपको यहां समझ में आएगा कि सबसे पहले जो रेल चली थी 1825 में चली थी इंग्लैंड में। आपके चली थी स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के मध्य। चूंकि इंग्लैंड में चली थी, इंग्लैंड यूरोप में आता है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा वो यूरोप में पाया जाएगा। यूरोप का एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, लेकिन यहां पर बेल्जियम नहीं है। तो अब आपका ऑप्शन आता है कि कहां पर हो? तो यहां पर आपका आएगा कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, रूस। तो यहां पर आपका उत्तर होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाएगा। अगला, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से मेरी यादें भी जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? देखिए आप कि जो पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी, ये मुझे ध्यान था कि 1872 में हुई थी। लेकिन सर्वप्रथम जनगणना जो हुई है, या फिर यूं आ जाए कि विधिवत जनगणना जो हुई है, विधिवत जनगणना जो हुई है वो 1881 में हुई है। ठीक है ना? और उस वक्त वायसराय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मेरे जो प्रश्न आ गया वो आ गया आजादी के बाद आपकी जनगणना हुई है कौन सी है? अब मुझे इतना ही आंकड़ा मालूम था, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें मैंने 10 साल जोड़े, 1901,
1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। तो आजादी के बाद हुई यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जनगणना इसका उत्तर था। तो प्रश्न कैसे भी बन जाते हैं आपके पास में। तो आपके पास में यहां पर उत्तर क्या होगा, 1872 में। पहली जनगणना कब वर्ष प्रारंभ हुई, 1872 में। यहीं पर आता कि विधिवत कब हुई, तो 1881 होती। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। आगरा, भैया आगरा है, आगरा है, यमुना नदी के किनारे है। पटना, ये भी गंगा नदी के किनारे है। भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा भोपाल। और कोलकाता को भी देख लीजिए, ये हुगली नदी के किनारे। पृथ्वी का कितने प्रतिशत धरातल पानी से आच्छादित है। 9th से पढ़ रहे हैं। 71% पानी है, हमारे शरीर में 75% पानी है, तो वैसे जमीन पर 71% पानी है और 29% स्थल भाग है। फिर भी पानी की समस्या है, क्योंकि 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसको हम लवणीय जल कहते हैं। ये पढ़ चुके हम। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई है। आगे देखिए आप, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। देखिए, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना, मैं इस क्वेश्चन को कई बार करा चुका हूं, आपको समझ में भी आया होगा कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में, कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी संकल्पना दी थी कंवर सेन ने दी थी। वो बीकानेर के इंजीनियर थे। उन्होंने 1948 में अपनी जो पुस्तक थी बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, वहां पर इसके बारे में बताया। गंग नहर से इसको प्रेरणा मिली। 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया। 1961 में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने इसमें पानी छोड़ा। सतलज और व्यास नदी के संगम पर हेरी के बैराज से नदी निकलती है और हनुमानगढ़ के मसीतावाले में पहुंचती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपके पास में आएगा कंवर सेन। क्या आएगा, कंवर सेन। इसका उत्तर कंवर सेन हो जाएगा। अगला, भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है। इसका उत्तर होगा हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी है। और क्वेश्चन को देखिए आप, मुझे अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो भी देखिए आप। हल्दिया, अरे हल्दिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हल्दिया किधर है, यहां पर है ना, और यहां बंगाली खाड़ी। अरब सागर तो यहां पर है, तो ये भी नहीं होगा। कलकत्ता भी नहीं होगा, ये कलकत्ता भी बंगाल खाड़ी की तरफ है। कोच्चि केरल में है यहां पर, और एक है मुंबई यहां पर है। और आपको याद होगा कि आपने जब कभी इतिहास में पढ़ा होगा कि यूरोपियन जो आक्रमणकारी जो यूरोपीय देश में आए थे, चाहे इंग्लैंड आए, चाहे पुर्तगाली आए, चाहे फ्रेंच आए, वो हमें पहले केरल पे है। इस कारण ही कोच्चि को उन्होंने अरब सागर की रानी कहा था, है ना, यूरोपीय देशों ने, इसलिए कोच्चि होगा। कोच्चि कहां है, केरल में। 13वां क्वेश्चन, किस देश का वास्तविक धन क्या है। किसी देश का वास्तविक धन क्या है। देखिए, आपने रॉल्फ वॉल्डे इमर्सन की परिभाषा पढ़ी होगी, जिन्होंने कहा था कि कोई भी देश होता है वो स्वर्ण से मजबूत नहीं बनता, सोने से मजबूत नहीं बनता, वहां की स्त्री पुरुषों से, यानी वहां के लोगों से मजबूत बनता है। और आप ये भी जानते हैं कि संसाधन जो भी होते हैं, वो संसाधन बनाता कौन है, उनका निर्माण कौन करता है, उन संसाधनों को बनाता भी कौन है, मनुष्य बनाता है। तो इसका उत्तर सटीक होगा, जनसंख्या होना चाहिए, संसाधन नहीं। अच्छा उत्तर है लेकिन इससे बेस्ट उत्तर है इसके लोग, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि को, देखिए सामूहिक कृषि क्या होती है, बात कर चुके हैं। ये सोवियत संघ में प्रसिद्ध हुई थी कृषि की दशा को सुधारने के लिए, उत्पादन को सुधारने के लिए। यहां पर किसान मिलकर खाद, बीज, कृषि यंत्र को खरीदते हैं और समूह के रूप में खेती करते हैं। लोग अपनी जमीन वहां पर दे देते हैं, व्यक्तिगत काम के लिए जमीन को रख लेते हैं। और इस कृषि का नाम था कोलखोज। क्या नाम था, कोलखोज। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कोलखोज। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, आदिमकालीन कृषि क्या होती है, फैजेंडा क्या है, ये ब्राजील में कॉफी के बागान है। कई बार प्रश्न आ गया। निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ की गई थी, प्रथम उसने बनाई, योजना आयोग ने बनाई है। योजना आयोग की स्थापना 50 में हुई है, जो ये पंचवर्षीय योजना बनकर तैयार हुई है वो 1951 में हुई है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में रेशम मार्ग जोड़ता था। ये रेशम मार्ग के बारे में सुनते हैं कि रेशम इतना पतला, इतना महीन था कि अंगूठी में से निकल जाता था। तो रेशम मार्ग था वो चीन से जाता था और रोम इटली से जाता था, और ये मध्य एशिया भारत में से होकर जाता था। तो यानी इसका उत्तर होगा रोम को चीन से। ये रोम को चीन से, जैसे भारत की बात करें तो यहां से
जाता था, मतलब चीन से होके, फिर भारत में से भी मध्य एशिया में से होकर वो जाता था इटली, रोम तक जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्री विवरण बिल्कुल है, प्राचीन मानचित्र भी है, चंद्रमा की चट्टानी संरचना नहीं है, इससे भौगोलिक सूचना यानी अपनी पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, प्राचीन महाकाव्य है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? अभी अभी हमने बात की, पूरा बताया था, तो ये दी है डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। किन्होंने दी है? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस अवधारणा को दिया है। ठीक है, उन्होंने इस अवधारणा को दिया है। अच्छा, अब आपके ये मल्टीपल क्वेश्चन खत्म हुए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विशाल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का कारण लिखिए कि भारत में विशाल ग्रामीण जनसंख्या क्यों है। तो इसका सीधा सा प्रश्न आप क्या लिख सकते हैं, उत्तर ये लिख सकते हैं कि भारत प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है और यहां की 75% या अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होती है, इसलिए भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या होती क्या है कि जहां की 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न हो। इस कारण, क्योंकि भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, इसलिए सब ग्रामीण जनसंख्या है। शुष्क व आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए। शुष्क व आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए, क्या होगा? पहले आप देखें, हमने पढ़ा था कि आर्द्रता व नमी के आधार पर जो कृषि होती है, आर्द्रता व नमी के आधार पर कृषि होती है, वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है सिंचित कृषि, मैं पूरा बता देता हूं आपको, सिंचित कृषि। दूसरी होती है वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि, जिसको हम बारानी कृषि भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बारानी कृषि भी कहते हैं। सिंचित कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रक्षित और एक होती है उत्पादक। रक्षित यानी जहां पर फसल की रक्षा के लिए सिंचाई की जाए और जहां उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की जाए, उस सिंचित कृषि कहलाएगी। वर्षा निर्भर कृषि दो होती है, शुष्क और आर्द्र। जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि शुष्क और आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि कहां की जाती है? ये पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में की जाती है, जहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा निर्भर कृषि वर्षा पर निर्भर है, तो यहां पर ऐसी फसलें उगाई जाती है जो शुष्क सहनीयता होती है, शुष्क को, शुष्कता को सहन कर सकती है। ऐसी फसलों को यहां पर उगाया जाता है। इसमें बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ऐसी फसलों को यहां पर उगाया जाता है। जबकि आर्द्र फसल ऐसी फसलें होती है, ये वहां की जाती है जहां बहुत अधिक बारिश होती है, जहां पर बाढ़ की इनकी समस्या होती है, तो ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिनसे जो अधिक पानी को सहन कर सकती है, अधिक पानी में उग सकती है। इसलिए यहां पर आपकी जूट और गन्ना को उगाया जाता है। ठीक है ना? तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार में की जाती है, जहां पर अधिक बारिश होती है, तो ऐसी फसलों को उगाया जाता है जो अधिक पानी को सह सकती है, अधिक पानी में अपनी अच्छी फसल हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। देखिए, मानव भूगोल के उप क्षेत्र, तो मानव भूगोल की अगर बात करें तो जहां मानव ने हस्तक्षेप किया वही उपक्षेत्र हो गए। तो मानव ने हस्तक्षेप किया, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। मानव ने समाज में किया तो सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। जहां जहां भी हस्तक्षेप किया, राजनीति में किया तो राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है, माफ कीजिएगा। आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आपके औद्योगिक भूगोल हो गया, आपके नगरीय भूगोल हो गया, आपके सांस्कृतिक भूगोल हो गया, कई आप इसमें उपक्षेत्र लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गए? मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक जल परिवहन क्या है? उदाहरण लिखिए। देखिए, आंतरिक जल परिवहन क्या है? आप यूं समझिए कि आंतरिक जल परिवहन किसी देश में नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, झीलों के द्वारा एक यातायात की सुविधा है, जिसके अंदर व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये एक सस्ते साधन है, क्योंकि इसमें रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान में भारत में इसकी बात करें तो केवल मात्र 1% है। उदाहरण की बात करें तो आप बात कर सकते हैं, जैसे यूएसए के अंदर अगर आंतरिक जल परिवहन की बात करें तो जो महान झील इस क्षेत्र है, महान झील है, जैसे सुप्रियर हो गई, आपकी मिशिगन हो गई, ह्यूरो हो गई,
ईरी हो गई, ऑन्टेरियो हो गई, ये इसका उदाहरण हो गया। भारत में गंगा नदी हो गई, म्यांमार में इरावदी हो गई, यूएसए में मिसिसिपी और मिसौरी नदियां इसका उदाहरण हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंदी बस्तियों के निवासियों के बच्चे स्कूली शिक्षा से क्यों वंचित हैं। देखिए, आप गंदी बस्तियों का नाम सुनते होंगे तो आपको धारावी बस्ती आती होगी, आपके सामने आता होगा कि जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आपके पास वहां पर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसी आती होगी। तो गंदी बस्तियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप इसमें लिखेंगे कि वहां पर आधारभूत सुविधाएं जैसे अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा पेयजल, अच्छा जो पेयजल है, शौचालय की सुविधा नहीं होती है। इसलिए सारा ध्यान जो केंद्रित होता है वो आधारभूत सुविधा पर होता है। सामाजिक बुराइयां यहां पर होती है कि जो युवा वर्ग होता है वो असामाजिक कार्यों में लिप्त होता है, चोरी में लिप्त होता है, बाल श्रम की समस्या भी पाई जाती है, जिसके कारण यहां पर बच्चे छोटी उम्र से ही स्कूल शिक्षा की तरफ मुखर नहीं हो पाते हैं। स्कूल शिक्षा यहां पर नहीं हो पाती है, विद्यालयों की कमी होती है। तो ये सब समस्याएं आप यहां पर लिख सकते हैं। अगला, भारत की प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी है। देखिए, भारत की तिलहन फसलें आपके पास में मुख्यतः 4 है। पहली जो है मूंगफली है, पहली कौन सी है, मूंगफली है। दूसरी आप इसमें लिख सकते हैं सरसों है, सरसों है। तीसरी आप इसमें लिख सकते हैं सोयाबीन है, और चौथी आप इसमें लिख सकते हैं सूरजमुखी है। ठीक है ना। आप इसमें और भी लिख सकते हैं आप कि मूंगफली विश्व का भारत 19.5% के करीब उत्पादन करता है, भारत का दूसरा स्थान है। यहां पर जो नंबर 1 पे आता है मूंगफली में वो है आपके गुजरात आ जाता है, फिर इसके बाद में आपके पास में राजस्थान है, और फिर आपके तमिलनाडु है। ठीक है। सरसों में भारत, राजस्थान का एक चित्र राज्य है, राजस्थान 1/3 उत्पादन करता है, और उसके बाद में हरियाणा आता है, हरियाणा। ठीक है। और सरसों के अंदर ही सेवर जो है, सेवर भरतपुर में, वहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। सोयाबीन के अंदर आप लिखेंगे, यहां पर आपके पास में सोयाबीन में आएगा मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, जो भारत का 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। और सूरजमुखी यहां पर वही राजस्थान है, वो सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये 4 आ गए आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि चूंकि ग्रामीण बस्तियां या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, तो यहां की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है, कृषि है। दूसरा आप इसमें लिखते हैं मतलब लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब इसमें आर्थिक क्रिया आ जाएगी। क्या क्या आर्थिक क्रिया आएगी इसके अंदर, आपकी कृषि आएगी, कृषि के साथ में जंगल से जैसे लकड़ी काटना है, ये भी एक व्यवसाय है। आपका पशुपालन हो गया, वो भी इसमें आ जाएगा। अगर वहां पर खनन है तो खनन भी आ जाएगा, मत्स्य पालन भी है तो मत्स्य पालन भी आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों के अंदर जनसंख्या अधिकतर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, अतः इसकी जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो कृषि, लकड़ी काटना, पशुपालन, खनन व मत्स्य पालन है। अगला क्वेश्चन, जल समर विकास की 2 परियोजनाओं के नाम लिखिए। जल समर विकास की, जल समर विकास की। देखिए, जल समर विकास क्या होता है, बात हो चुकी है, दोबारा बता देता हूं मैं। समझिए कि हमारे पास में धरातली जल संसाधन है और भूमिगत जल संसाधन है। इसका उपयोग मितव्यता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी अलावनीय जल बचा रहे। जो ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें हम जल समर विकास कार्यक्रम कहते हैं। उसमें पहला कार्यक्रम है हरियाली विकास कार्यक्रम, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके अंदर जो मेन फोकस है वो ग्रामीण जनसंख्या पर है, जहां पर उनको पेयजल, सिंचाई के पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी ये उपलब्ध कराना है। दूसरा है आपका नीरू मीरू। नीरू मीरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। यहां पर प्रश्न ये तक आया हुआ है कि नीरू का अर्थ क्या है, जल है, और मीरू का अर्थ क्या है, आप है। तीसरा आपका अरवारी पानी संसद, अरवारी पानी संसद, ये कहां पर है, ये आपके अलवर में है। ये प्रश्न भी काफी बार आया है राजस्थान में। ठीक है, ये 2 आप ले सकते हैं। अगला, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो भारत से निर्यात की वाली वस्तुएं क्या क्या है, आप इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहला रत्नाभूषण, दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं चमड़ा संबंधी उद्योग, फिर आप ऑटोमोबाइल वाले भी लिख सकते हैं, पेट्रोलियम भी आप लिख सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग भी इसमें आप लिख सकते हैं। तो कई उद्योग, कई जो चीजें हैं जो भारत निर्यात करता है, मुख्यतः चमड़ा, आपके पेट्रोलियम, सूती वस्त्र उद्योग, आपके सूती वस्त्र है, आपके रत्न आभूषण है, कि सब इसमें आएंगे। अगला है व्यापारिक केंद्रों के प्रकार लिखिए। देखिए, व्यापारिक केंद्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्रामीण व्यापारिक केंद्र,
ये आपने पढ़ा है। और दूसरा होता है नगरीय व्यापारिक केंद्र। नगरीय व्यापारिक केंद्र, देखिए ग्रामीण व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, आधे नगरीय, यानी इनमें आधी नगरीय सुविधा पाई जाती है। कैसे पाई जाती है कि यहां पर आपको आधारभूत यानी जो सामान्य जरूरत की चीजें होती है वो आपको ग्रामीण व्यापारिक केंद्रों में मिल जाती है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए, हाँ, आपको कोई मतलब बड़ी चीज चाहिए तो वो नहीं, आज तो मिल जाती है आजकल, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं जिसमें सामान्य जो सुविधा की चीज होती है वो मिलती है। जबकि नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, ये बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं, इसमें सामान्य सुविधा के साथ में जो आपकी विलासिता की चीज होती है, जो आपको जो चीजें चाहिए वो भी यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर सबसे खास बात होती है कि यहाँ पर बड़े विश्वविद्यालय होते हैं, जो यहाँ की विशेषता है, विश्वविद्यालय होते हैं, अस्पताल होते हैं, बड़े अस्पताल होते हैं, विद्यालय होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चिकित्सक, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, यहाँ की विशेषता पाई जाती है, यहाँ पर लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? देखिए टेलीविजन का प्रसारण 1959 में प्रारंभ होता है। पहले टेलीविजन क्या है, एक जनसंचार का माध्यम है और ये सर्वदर्शी सामग्री है जिसके द्वारा सूचनाओं को आप बड़े वर्ग तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। 1959 में इसका प्रसारण हुआ था। 1976 में इसको ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। ऑल इंडिया रेडियो, जो पहले ऑल इंडिया रेडियो में था, उससे अलग किया गया और इसको दूरदर्शन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? दूरदर्शन बना दिया गया। दूरदर्शन के नाम से प्रसारित होता था। आप पहले के बच्चों से पूछेंगे तो उनको मालूम होगा, आपके पापा से पूछेंगे तो मालूम होगा। फिर एक आता है इनसेट 1A। इनसेट 1A आता है, जो इनसेट 1A जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया उससे DD1 आया, DD1 दूरदर्शन 1। और उसके बाद में राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिससे गांव के सुदूर हिस्से तक में जो पहुंचे लोग हैं उनको भी जो सूचनाएं देनी है या मान कृषि संबंधी सूचनाएं देनी है या कोई जानकारियां देनी है वो वहां तक पहुंचने लग गई। तो 1959 से हुआ था। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत लिखिए। भैया पहले भी आया हुआ है, वायु प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, जिसमें ज्वालामुखी राख है, धूल है। एक होता है कृत्रिम, जिसको मानव जनित कारक भी कहते हैं, जिसमें यातायात से निकला हुआ धुआं और कल कारखानों से निकला हुआ धुआं इसमें आ जाएगा। संसार के किन्हीं 4 तेल पतनों के नाम लिखिए। देखिए संसार के 4 तेल पतन। देखिए पहली बात तो तेल पतन क्या होते हैं? तेल पतन भी कहते हैं इनको हम, टैंकर पतन भी कहते हैं, टैंकर पतन भी कहते हैं। तेल पतन, टैंकर पतन क्या होते हैं? ये तेल का अन्वेषण करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं और उसका भंडारण करते हैं, भंडारण का काम करते हैं। पहला जो है वो है वेनेजुएला में और उसका नाम है माराकाइबो। माराकाइबो, माराकाइबो। दूसरा है वो आपके ट्यूनीशिया में है और उसका नाम है एसखीरा। एसखीरा, खीरा। तीसरा है आपका लेबनान में है, इसका नाम है त्रिपोली। चौथा आपका ईरान में है जिसका नाम है अबादान। अबादान। तो ये 4 तेल पतन है, टैंकर पतन है, जिसका काम होता है तेल का भंडारण करना, उनकी अन्वेषण करना, उनका परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की एक बहुमूल्य हस्तशिल्प का नाम बताइए। यह है बटिक या बाटिक भी लिखा होता है कहीं पर, बटिक या बाटिक। और ये मोम के द्वारा चित्रकारी की जाती है, मोम के द्वारा इसमें चित्रकारी की जाती है। इस हस्तशिल्प का नाम है बटिक या बाटिक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइन जलमार्ग का वर्णन कीजिए। इसको हम नक्शे में देखते हैं। राइन जलमार्ग को देखिए, राइन जलमार्ग देखिए ये यूरोप में है। यहां राइन नदी निकलती है, यहां से आपको दिखेगा यहां पर एक स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड से निकलती है। और फिर स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो यहां पर है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है। मैं यहां लिख देता हूं, ये स्विट्जरलैंड से निकलती है, आपको दिख रहा होगा। फिर स्विट्जरलैंड से ये स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है। फिर ऑस्ट्रिया से निकलती है फ्रांस जाती है, तो ये फिर बनाती है स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा बनाती है, फ्रांस की। फिर फ्रांस से आती है जर्मनी, तो ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। और फिर जर्मनी से ये आती है नीदरलैंड,
जर्मनी से कहां आती है? नीदरलैंड आती है, और नीदरलैंड से ये कहां गिर जाती है? उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है ना, उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो ये नदी जो राइन नदी है, ये आप लिखेंगे, ये स्विट्जरलैंड से निकलती है, स्विट्जरलैंड में जुरा पर्वत है, ये वहां से निकलती है, और ये स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड फ्रांस, फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाते हुए नीदरलैंड में से होकर उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है। ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है ना, आंतरिक प्रवाह की नदी है, सबसे बिजिएस्ट, सबसे व्यस्ततम नदी है, व्यस्ततम नदी है। कौन सी? राइन नदी। आपसे पूछे विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है, तो वो आपको याद होगा उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि वो दो सबसे विकसित क्षेत्रों के बीच में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका का पूर्वी तट। तो विश्व का सबसे, अगर बात करें विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है, तो वो होगा आपका उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। क्यों? क्योंकि ये दो सबसे बिजिएस्ट, जो सबसे विकसित क्षेत्रों के बीच में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के बीच में। लेकिन नदी की बात करें व्यस्ततम, तो वो राइन नदी है, जो मैंने बता दिया आपको, यहां से निकलती है। और सबसे खास बात ये, यहीं पर ही स्विट्जरलैंड में यहां पर एक वो क्या है, बंदरगाह है, उसका नाम है बेसल से, और आपके नीदरलैंड में रोटरडम तक ये नौकायान योग्य है। क्या है? नौकायान योग्य है। और एक खास बात यह है कि इस राइन नदी के पूर्व के अंदर यहां से एक नदी मिलती है, उसका नाम है रूहर नदी, इसलिए यहां पर रूहर कोयला क्षेत्र भी आपको मिलता है, ठीक है। तो राइन नदी के बारे में इतना आप जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के 4 रेल मार्गों के नाम बताओ। अफ्रीका महाद्वीप के 4 रेल मार्गों की बात करें तो सबसे पहले जो मेन जो आएगा उसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है, 14,000 किलोमीटर के करीब है। ये काहिरा कहां है? मिस्र की राजधानी। देखिए मैं हमेशा ऐसे मैप बनाता हूं, ये काहिरा से निकलता है, काहिरा मिस्र, फिर इसके बाद में आता है ये सुडान के बाद में ये कांगो के जंगल है, बीच में कांगो के जंगल है, फिर यहां से आता है ये जिम्बाब्वे। कहां आता है? जिम्बाब्वे से नीचे आता है ये जोहान्सबर्ग, फिर यहां से आता है ये किम्बरले, और फिर ये लास्ट में आता है केप टाउन। कहां पर आता है? केप टाउन तक आता है। तो ये कैप काहिरा हो गया, काहिरा से केप टाउन तक। जोहान्सबर्ग, किम्बरले, केप टाउन कहां पर है? ये आपके साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, जिसमें जोहान्सबर्ग क्या है? एक खनन नगर है। आपके किम्बरले क्या है? किम्बरले एक तरीके से सोने की खान है, यहां पर सोने की खान है। तो पैरा नगर हो गया केप काहिरा रेल मार्ग। दूसरा उसका नाम है वेंगुएला रेल मार्ग। कौन सा? वेंगुएला रेल मार्ग, जो जाता है अंगोला से कटंगा तक, जाता है, और यहां ये जाम्बिया पेटी यानी तांबा पेटी से गुजरता है। कहां से गुजरता है? तांबा पेटी से गुजरता है। तीसरा जो है वो उसको बोलते हैं तंजानिया रेल मार्ग। क्या नाम है उसका? तंजानिया रेल मार्ग, ठीक है ना, ये भी तांबा पेटी से गुजरता है। और चौथा जो है वो आपकी केप टाउन से प्रिटोरिया तक जाता है, केप टाउन से प्रिटोरिया जाता है, जहां पर ब्लू ट्रेन है। क्या है? ब्लू ट्रेन है। तो आप इसको नक्शे में भी समझ सकते हैं। देखिए माफ कीजिएगा, तो आप इसको नक्शे में समझ सकते हैं। यहां पर कैप काहिरा से सुडान होते हुए, और फिर यहां पर कांगो के जंगल है, यहां पर विकसित नहीं है। ये उत्तर में विकसित है, दक्षिण में विकसित है, मध्य में विकसित नहीं है। फिर जिम्बाब्वे से होते हुए फिर यहां पर जोहान्सबर्ग, किम्बरले और केप टाउन तक जाता है, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गए, एक केप काहिरा, एक वेंगुला रेल मार्ग, एक तंजानिया रेल मार्ग, एक केप टाउन से प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सोरिंग किसे कहते हैं? देखिए बाह्य स्त्रोतन का प्रकार है। बाह्य स्त्रोतन में क्या होता है कि जब किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु की गुणवत्ता और कीमत कम करनी हो तो भारी संस्था को काम सौंपते हैं। लेकिन जब ये काम समुद्र पार तक सौंपा जाता है, समुद्र से बाहर सौंपा जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक। यानी बाह्य स्त्रोतन का कार्य, यानी आप किसी वस्तु को जो काम सौंपते हैं संस्था को, वो समुद्र पार सौंपते हैं, तो वो औपचारिक के अंतर्गत
आता है। नोड और योजक के अर्थ लिखिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार में आता है और आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि नोड क्या है और योजक क्या है। देखिए नोड क्या क्या है कि जहां पर कई मार्ग आकर मिलते हैं जिस बिंदु पर, उसको नोड कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ये होती है कि दो कई मार्गों के मध्य के अंदर कोई बड़ा कस्बा होता है, कोई बड़ा कस्बा होता है, उसको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर कई मार्ग आकर मिलते हैं वह बिंदु, या उसके मध्य का जो बड़ा कस्बा होता है उसको नोड कहते हैं। और दो नोडों को मिलाने वाली जो सड़क होती है, दो नोडों को मिलाने वाली सड़क होती है, वो योजक कहलाती है। ठीक है, दो नोडों को मिलाने वाली सड़क जो होती है वो योजक कहलाती है, योजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन प्रसंस्करण का क्या अर्थ है? भोजन प्रसंस्करण का क्या अर्थ है? ये हमने प्राथमिक कार्यों में पढ़ा। इसमें क्या होता है कि भोजन को सुरक्षित रखने के लिए या शुद्ध रखने के लिए जो काम की जो क्रिया की जाती है वो भोजन प्रसंस्करण के अंतर्गत आती है। जैसे अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तेल मिलाते हैं, सिरका है, तो ये भोजन प्रसंस्करण के अंतर्गत आएगा। यानी भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो क्रियाएं की जाती है वो भोजन प्रसंस्करण के अंदर आती है। इसमें भोजन को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य होता है। जल परिवहन के क्या लाभ है? देखिए जल परिवहन के सीधे सीधे 3 लाभ हैं। पहला तो ये सबसे सस्ता साधन है। दूसरा, इसके रखरखाव की कोई आवश्यकता नहीं होती है, रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तीसरा, इसमें भारी से भारी सामान भी ले जाया जा सकता है। आपको बड़े बड़े जो मान लीजिए कोई युद्ध विमान है, बड़े जो विमान है, वो ना आपके हेलीकॉप्टर पे आते हैं ना गाड़ियों में आते हैं, तो वो कहां आएंगे? वो यहीं पर आएंगे। तो पहला सबसे सस्ता साधन है। दूसरा, इसमें कोई रखरखाव के लिए पैसा खर्च नहीं होता। और तीसरा, इसमें भारी से भारी सामान का परिवहन भी किया जा सकता है। 3 हो गए। अगला, कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए। कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्या है कोंकण रेलवे? देखिए भारत को अगर आप देखेंगे यहां से, तो भारत में जो ये वाला हिस्सा है आपके पास में, ये वाला जो हिस्सा है, पश्चिमी घाट वाला जो हिस्सा है, इस पश्चिमी घाट के अंदर ये जो पश्चिमी घाट है, यहां पर रेलवे का विकास नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि यहां पर करें, तो एक विद्वान थे, उनका नाम था, एक इनको मेट्रोमैन भी कहते हैं, श्रीधरन। उन्होंने क्या करा? उन्होंने महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, और गोवा है ना, गोवा हो गया, और यहां पर मैंगलोर के मध्य एक रेल मार्ग बनाया गया, एक रेल बनाई गई पहाड़ों को काटकर, उसे ही कोंकण रेलवे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे कहते हैं। और यह बनाई गई थी 1998 में। यानी 1998 में पश्चिमी घाट में रेलवे परियोजना, यानी रेलवे के साधन को सुगम बनाने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसको कोंकण रेलवे कहते हैं। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर के करीब है, 760 किलोमीटर के करीब है। ये महाराष्ट्र के रोहा से, गोवा से होते हुए मैंगलोर तक जाती है। और यहां पर एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, जिसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर के करीब है। ठीक है ना? तो ये कोंकण रेलवे हो गया। कोंकण कहां पर? पश्चिमी घाट पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण लिखिए। देखिए बेटा, मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आप इसको देखेंगे। कई समस्या भी होगी, हो सकता है कि मैं इतना अच्छा मेहनत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊंगा, मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो प्लीज आप वीडियो देखिए, आप समझिए। नहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण लिखिए। देखिए तृतीय क्रियाकलाप के लिए बार बार आ चुका है क्वेश्चन। तृतीय क्रियाकलाप एक सेवा सेक्टर का व्यवसाय है, जिसमें प्रत्यक्ष सेवाओं को स्थान दिया जाता है। इसमें सेवा के बदले पारिश्रमिक या मूल्य या मजदूरी प्रदान की जाती है। ये 2 तरीके से निर्भर करता है, उत्पादन और विनिमय। उत्पादन किसका? सेवाओं का उत्पादन होता है। विनिमय किसका? उन सेवाओं के लिए दूरी को कम करने के लिए, परिवहन, व्यापार और संचार। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? पहला तो ये सेवा सेक्टर व्यवसाय है, सेवा सेक्टर व्यवसाय है। दूसरा, इसमें उपभोक्ताओं से सीधा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, आप ये लिख सकते हैं। तीसरा, आप इसमें लिख सकते हैं कि आपका ये सेवा सेक्टर है, उपभोक्ता से सीधा संबंध होता है। इसमें सेवा के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। ठीक है, यहां पर। चौथा, आप इसमें लिख सकते हैं कि ये इसमें उत्पादन और विनिमय किया जाता है। उत्पादन किसका? उत्पादन सेवाओं का। और विनिमय किसका? परिवहन का, व्यापार का और संचार का। ठीक है बेटा, ये हो गया। और इसमें कारण लिख सकते हैं, डॉक्टर है, आपके वकील है, नल ठीक करने वाला है, बिजली ठीक करने वाला, नाई है, ये अध्यापक है, वो सब इसमें आ जाएंगे। अगला, सतत पोषणीय विकास क्या है? देखिए सतत पोषणीय विकास बार बार आ रहा है।
आप ये करेंगे कि सतत पोषणीय विकास अगर हम बात करें तो ये अवधारणा दी थी WECD ने दी थी, यानी विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने दी थी अवधारणा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ओवर कॉमन फ्यूचर, जिसको बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्वे के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इस विकास की अवधारणा दी, परिभाषा दी, और ये कहा कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही नहीं, तो वो फिर विकास तो नहीं होगा, क्योंकि सतत विकास वो नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है? देखिए, मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि पहली बात तो हम कहीं पर पढ़ते हैं पतन और बंदरगाह को एक ही पढ़ते हैं, और पतन और बंदरगाह होते तो एक ही हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, पतन बंदरगाह को मैं एक साथ बताऊं तो ये एक ऐसे स्थान होते हैं जहां एक ऐसे स्थल होते हैं समुद्र के पास में, कटे फटे स्थान होते हैं जहां पर जहाज आते हैं, रुकते हैं, अपने माल को उतारते हैं, गोदामों में रखते हैं, और सड़कों के द्वारा वहां या रेल मार्गों के द्वारा उन मालों को दूर और क्षेत्रों में पहुंचा जाता है। ये दोनों काम दोनों जगह होता है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है कि पतन क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। ये कौन? बंदरगाह। अच्छा, पतन क्या होते हैं? ये उथले जल में बनते हैं, क्योंकि कृत्रिम होते हैं तो उथले जल में बनते हैं, जबकि ये गहरे जल में बनते हैं, ठीक है ना। पतन में क्या होते हैं? जहाज लंबे समय के लिए रुकते नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लंबे समय के लिए रुकते नहीं, जबकि यहां पर लंबे समय के लिए रुकते हैं, लंबे समय के लिए रुकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हमेशा पतन बोलते हैं, बंदरगाह नहीं बोलते हैं, होते दोनों अलग अलग है। बंदरगाह का मतलब ही क्या होता है? बंद दरगाह, एक ऐसी जगह जो, इसको एक शब्द है, उर्दू शब्द है, बंद हो, दर यानी दरवाजा, गाह एक ऐसा जो एक दरवाजे से बंद हो, इसलिए इसका नाम बंदरगाह है। कोई बंदर नहीं बैठा हुआ इसके अंदर, इसको अपना करेंगे तो बंद दरगाह, यानी एक ऐसी जगह जो दर यानी होता है दरवाजा, जो एक दरवाजे से बंद हो, यानी एक चट्टान या किसी वहां से बंद हो, तो उसको बंदरगाह कहते हैं हम। अब चूंकि पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है, तब हम पतन और पोताश्रय को यह मानकर चलेंगे कि पतन और बंदरगाह एक हो गया। तो देखिए, पोताश्रय तो क्या होते हैं, पतन तो क्या होते हैं कि पतन में जहाज आता है, अपने माल को उतारता है, लंबे यहां पर आता है, और यहां पर इनके लिए क्या होती है? गोदाम होता है। ये रेलवे के द्वारा या फिर सड़क मार्ग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, अंदर की तरफ जुड़े हुए होते हैं, और सबसे खास बात यह होती है कि यहां पर जहाज होते हैं वो लंबे समय के लिए रहते हैं, ठीक है ना। जबकि पोताश्रय क्या होते हैं? ये प्राकृतिक होते हैं, और एक ऐसे तट के पास में ऐसे कटे फटे भाग होते हैं जहां पर जहाज आते हैं और केवल आश्रय लेते हैं। पोताश्रय नाम समझिए, पोताश्रय आश्रय लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो जहाज आते हैं वो केवल ईंधन भराने के लिए या समुद्री तूफान सुरक्षा के लिए यहां पर आश्रय लेते हैं। ये पोताश्रय बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, और धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि धरातलीय जल जो होता है, अगर हम भारत के अंदर बात करें, वार्षिक रिपोर्ट में 1869 घन किलोमीटर है, जिनमें से 690 घन किलोमीटर हम काम लेते हैं, बाकी समुद्रों के अंदर चला जाता है। इसके प्रमुख स्रोत जो हैं वो है नदी, तालाब, झील और तलैया, ठीक है। तो आप लिखेंगे धरातलीय जल हमारे लिए पेयजल है या हमारे लिए अलवलीय जल का प्रमुख स्रोत है, जिसमें हम 1869 घन किलोमीटर जल हमको प्राप्त होता है वार्षिक रूप से, और जो 690 घन किलोमीटर हम प्राप्त करते हैं। वैसे 1 नंबर का प्रश्न है, तो आपको लिखना चाहिए 4 स्रोत, नदी, तालाब, झील, तलैया। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या आपके लिए लाभदायक हो। यही मेरे जीवन का ध्येय है, यही अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप यूं ही पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा हूं, और आपका साथ भी मुझे चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।